हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है आपके पास सरल क्रिस्टलीय संरचना, यानी सरल क्रिस्टलीय सिंपल क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। तो देखो, सिंपल क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में जब मैंने एक बार एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में मैंने आपको स्ट्रक्चर के 3 या 4 टाइप बताए थे, जिसमें आपने P लिखा था, B लिखा था, F लिखा था, C लिखा था। तो आज अपन उसी की बात करेंगे थोड़ी डिटेल से कि हर वो क्रिस्टल होता है वो P कैसा होता है, BCC कैसा होता है, FCC कैसा होता है, उसमें क्या क्या अपन फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपके पास, देखो ये 3 टाइप के क्रिस्टल अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट तो पढ़ते हैं सरल घनीय क्रिस्टल। क्या पढ़ते हैं? सरल घनीय क्रिस्टल, यानी सिंपल क्यूबिक। कौन सा? सरल घनीय क्रिस्टल। दूसरा पढ़ते हैं अपन अंतःकेंद्रित क्रिस्टल। अंतःकेंद्रित क्रिस्टल, यानी ये क्या होगा आपके पास? BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। और थर्ड क्या होगा आपके पास? FCC, यानी फलक केंद्रित। तीसरा क्या होगा आपके पास? फलक केंद्रित क्रिस्टल। तो ये हो जाएगा आपके पास फेस सेंटर्ड। तो देखो, इन तीनों क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। अब इन तीनों क्रिस्टल के बारे में क्या क्या पढ़ना है अपन को अंदर, तो ये देख लो। जो मैंने ब्लू कलर में जो पॉइंट लिखे है, फर्स्ट लिखा है समन्वय संख्या, सेकंड लिखा है जालक नियतांक, थर्ड लिखा है एकक कोष्टिका का आयतन, फोर्थ लिखा है प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, पांचवा लिखा है परमाणु का आयतन प्रति एकक कोशिका, और छठा लिखा है संकुलन गुणांक। तो ये सभी अपन को क्या करने, ये सभी टर्म अपन को क्या करने, इन तीनों चीज में देखनी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, SCC। इसे क्या बोलते हैं अपन? SCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं अपन? SC या SC भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया अपना सरल घनीय क्रिस्टल। तो सरल घनीय क्रिस्टल को अपन स्टार्ट करते हैं। तो तीनों क्रिस्टल टाइप अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अपन करते हैं सरल घनीय क्रिस्टल। अब देखो, सबसे पहले तो सरल घनीय क्रिस्टल समझो। सरल घनीय क्रिस्टल होता है, उसमें क्या होता है आपके पास? सरल घनीय क्रिस्टल यानी एक सिंपल सा क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास? सिंपल सा क्यूब होता है। मान लिया कि ये आपका क्या है? एक सरल घनीय क्रिस्टल है। ये क्या है? मान लिया कि आपके पास क्यूब क्या है? एक सिंपल सा क्यूब है। क्या है ये? सिंपल सा क्यूब है, SC। ये क्या? SCC, या आप इसे SCC भी लिख सकते हो। SCC का मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। क्या है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लेना सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है। अब देखो, अपन को जो जो चीज निकालनी है वो यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले आता है अपने पास, फर्स्ट पॉइंट आता है समन्वय संख्या। तो बात करते हैं अपन की समन्वय संख्या क्या होती है। तो आप जानते हो कि क्रिस्टल किसी भी एक कोशिका होती है, या एक कोशिका, या एक क्या होती है अपने पास? यूनिट सेल। उसके रिपीटेशन से क्या बनता है अपने पास? क्रिस्टल बनता है। ये आप चीज पहले से जानते हो, पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो जब अपन बात करेंगे किसकी? समन्वय संख्या की। तो समन्वय संख्या कौन सी होगी कि आपके पास कोई भी क्या रहता है? एक परमाणु रहता है। मान लिया कि कोई आपके पास एक परमाणु है। क्या है आपके पास? ये एक परमाणु है। अब इस चारों, इस जो ये मेन परमाणु है, मान लिया कि ये का आपका सेंटर में है, और इसके चारों ओर जितने भी परमाणु रहते हैं, यानी इसके चारों ओर जितने भी परमाणु रहे, चाहे 5 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि यदि मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा तो उस पर कितने परमाणु रहते हैं? जो ये एक परमाणु है, इसके स्पर्श करते हुए अपने पास मान सकते हो आप टोटल कितने परमाणु रहते हैं? 6 परमाणु रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 परमाणु रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 परमाणु। तो इस टाइप से ये कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो वो इस टाइप का बनेगा, यानी कोई भी एक बीच में परमाणु होगा और उसके चारों ओर स्पर्श करते हुए कितने परमाणु होंगे? तो आपके पास टोटल 6 परमाणु होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसकी समन्वय संख्या होगी, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। जो ग्रीन वाला बनाया है वो आपका मेन परमाणु हो गया, और जो इसके पास में स्पर्श करते हुए बनाए, मैंने ये वाला फलक लिया, इस पे 2 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, इसमें 2 कर रहे हैं, इसमें 2 कर रहे हैं, और इसमें 2 कर रहे हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 6। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या है वो तो कितनी है? 6। अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो एक परमाणु था, कोई भी एक परमाणु की त्रिज्या कितनी थी आपके पास? R थी, या कितनी थी? एक परमाणु की त्रिज्या R थी।
तो जब मैं किसी फलक की बात करता हूँ या एक साइड के जो क्यूबिक है होते हैं, क्यूबिक की तीनों भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। यदि मैं एक साइड की बात करता हूँ तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी ए इज इक्वल टू वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पे एक जो आपके पास क्या है, इसके मान लो कि ये दो परमाणु आपके पास क्या है, दो परमाणु है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो ऐसे ही तो बनेगा। तो ये इसकी रेडियस कितनी है आपके पास आर, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास आर। यदि दोनों आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये यहाँ पे a है वो कितना होगा आपके पास 2r, जो a है वो कितना होगा 2r, यानी दो परमाणुओं को स्पर्श करते हुए जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है आपके पास 2r। तो इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी तरह से, एक तो समन्वय संख्या हो जाएगी। अब जो जालक नियतांक है, तो ये जालक नियतांक क्या है, जालक नियतांक मैंने बताया था या तो ए होता है बी होता है, यानी जो क्यूब की भुजा होती है वही अपना जालक नियतांक लेटिस कांस्टेंट कहलाता है। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। यदि मैं बात करूं एकक कोष्टिका का आयतन की, तो एकक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, देखो यदि मैं बात करूं कौन सा एकक कोष्टिका का आयतन, तो आयतन को आप कैसे लिखते हो, v क्यूब से लिखते हो। तो देखो यहाँ पे v क्यूब के लिए क्या आएगा आपके पास, यदि आप एकक कोष्टिका का आयतन लिखोगे तो बताओ यहाँ पे एकक कोष्टिका का आयतन क्या आएगा आपके पास, बताओ जल्दी। एकक कोष्टिका का आयतन यानी क्या कह रहा है ये कि एकक कोष्टिका यानी एक यूनिट है, इसका आयतन क्या होता है, तो आप जानते हो क्यूबिक में आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। और ए क्यूब, ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाल रखी है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2r की पावर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा टोटल 8r क्यूब, यही होगा। तो ये 3 पॉइंट पहले लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर अपन आगे वाले 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको साथ लिखते चलते तो आपको थोड़ा समझने में भी ठीक रहेगा। तो देखो समन्वय संख्या आपको पता लग गया कि एक परमाणु के चारों ओर जितने परमाणु उसके स्पर्श करते हुए रहते हैं या जितने परमाणु की संख्या उसके स्पर्श करते हुए रहती है वो क्या कहलाती है, अपनी समन्वय संख्या कहलाती है। जालक नियतांक है, यानी कोई भी क्यूबिक की एक भुजा होती है वो क्या होता है, उसका लेटिस कांस्टेंट होता है। एकक कोष्टिका का आयतन, ये हमेशा क्यूब के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, एक क्यूब की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और बाकी अपन इसके आगे लिखेंगे। तो एक बार आप सरल घनीय क्रिस्टल संरचना लगा लो और ये वाला डायग्राम बना दो, ये वाला। बाकी कोई भी डायग्राम नहीं बनाना, केवल ये एक बना दो। डायग्राम बना दो, फिर अपन एक एक पॉइंट लिखते हैं। दूध वाला आगे बना दिया डायग्राम। फर्स्ट लिखिए इसमें समन्वय संख्या, फर्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। इसमें लिखिए कि क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित, क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या, क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अतः घनीय संरचना के प्रत्येक परमाणु समान दूरी पर स्थित 6 निकटतम परमाणुओं द्वारा घिरा होता है। घनीय संरचना के प्रत्येक परमाणु समान दूरी पर स्थित 6 निकटतम परमाणुओं द्वारा घिरा होता है। इसलिए सरल घनीय संरचना की समन्वय संख्या 6 होगी।
इसलिए सरल घनीय संरचना की समन्वय संख्या 6 होगी। नेक्स्ट लिखिए दूसरा जालक नियतांक। दूसरा लिखिए जालक नियतांक। यदि सरल घनीय एकक कोष्टिका का नियतांक a है, जालक नियतांक में लिखो, यदि सरल घनीय एकक कोष्टिका का नियतांक a है, यदि सरल घनीय एकक कोष्टिका का नियतांक a है, तो यह दूरी स्पर्श करते हुए दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगी। यदि सरल घनीय एकक कोष्टिका का नियतांक a है, तो यह दूरी स्पर्श करते हुए दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगी, अर्थात a बराबर 2r। अर्थात क्या लिखना है? a बराबर 2r। जो अपन ने निकाला था अभी मैंने बताया था कितना है, a बराबर 2r, बोर्ड पे लिख भी रखा है। जहां पर r क्या है, यहाँ पे r है आपके पास परमाणु की त्रिज्या। r क्या है आपके पास? परमाणु की त्रिज्या। तो ये आप कर सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक होगा, समन्वय संख्या आपको पता लग गया कि एक परमाणु होता है, उसको चारों तरफ जो स्पर्श करते हुए जितने भी परमाणु रहते हैं वो इसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जालक नियतांक कोई एक भुजा होती है, एक भुजा है यानी उसमें कितने परमाणु आ रहे हैं? 2 परमाणु आ रहे हैं। एक परमाणु की त्रिज्या r है तो 2 परमाणु की कितनी हो जाएगी? 2r। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a = 2r। और जहां पर अपन को r काम में लेना हो, r की जगह आप क्या काम में लोगे? आप a/2 काम में लोगे। ठीक है। थर्ड लिखिए एकक कोष्टिका का आयतन। थर्ड लिखिए एकक कोष्टिका का आयतन। अब एकक कोष्टिका का आयतन, यदि मैं एक कोष्टिका की बात करूं, एक सेल की बात करूं, तो एक कोष्टिका यानी अपने मान लो कि एक दीवार है, तो एक कोष्टिका मतलब क्या हो गया? एक ईंट होगी, वो क्या होगी? उसकी एक कोष्टिका होगी। तो मैं यदि उसके आयतन की बात करूं, देखो आप ऐसे तो आयतन निकालना हो तो नहीं निकाल सकते। यदि पूरी दीवार का निकालना हो, आप निकालोगे कैसे? पहले एक ईंट का निकालोगे, फिर उसको दीवार में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसमें कैसे निकालेंगे? अपने पास एक कोष्टिका का आयतन होगा v = क्या होगा आपके पास? a³ होगा। और हम जानते हैं कि आपके पास a = कितना है आपके पास? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? 2r³। तो ये हो जाएगा v/v 8r³। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ये क्या हो गया आपका? थर्ड पॉइंट। लिख लीजिए इसे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट है आपके पास प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। इसमें मैं पहले कुछ थ्योरी निकाल लेता हूं, उसको लिखिए। सरल घनीय जालक के कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु, सरल घनीय जालक के कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं में साझेदारी करता है। 8 एकक कोष्टिकाओं में साझेदारी करता है। 8 एकक कोष्टिकाओं में साझेदारी करता है। इसलिए एक कोष्टिका में एक परमाणु के 1/8वें भाग का योगदान होता है। इसलिए एक कोष्टिका में एक परमाणु के 1/8वें भाग का योगदान होता है। अतः एक एकक कोष्टिका में 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। 8 कॉर्नर पर या 8 कोनों पर परमाणु होते हैं। अतः प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। अतः प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। इसमें देखो ये कैसे होगा? ये क्या कह रहा है? कोई भी आपके पास एक तो बात करें अपन क्यूब की,
तो मैंने बताया था कि क्यूब पे क्या होते हैं आपके पास, एक मान लो कि कोई पॉइंट होते हैं या जालक बिंदु होते हैं जिसे अपन बोलते हैं, तो टोटल इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, कोई भी क्यूब होता है, मान लो कि आपके पास ये वाला क्यूब है, तो इस पे कॉर्नर कितने होंगे आपके पास, बताओ कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर होंगे। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे पॉइंट कॉर्नर पर पॉइंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 पॉइंट हो जाएंगे। अब ये 8 पॉइंट है वो किस में साझेदारी रखते हैं, मान लिया कि ये वाला एक हिस्सा है वो सभी में, मतलब ये इसके पास ये क्या है, अपना पूरा एक क्रिस्टल है। यदि ये कोष्टिका की बात करें तो आपके पास जितनी कोष्टिका होगी उसमें समान रूप से ये वाला पॉइंट योगदान देगा। इसलिए अपन इसको कैसे लिखेंगे कि इसके जो प्रति परमाणु, या क्या लिखा मैंने, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, यानी एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या क्या होगी, यदि क्या होगी, एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, अपन एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या बात करें तो आपके पास देखो पॉइंट तो टोटल कितने हैं, 8, और वो कितना योगदान करता है प्रत्येक के हिस्से में 1/8वां भाग, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 1/8वां भाग। तो ये टोटल कट के क्या आ जाएगा आपके पास 1, यानी इसमें प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी आपके पास 1 होगी। तो मैंने लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, इसकी साझेदारी कितनी होती है, 1/8वां भाग होती है, किसमें, पर कोष्टिका में, हर कोष्टिका में। तो ये क्या हो जाएगा, =1 आ जाएगा। तो इसमें जो अपने पास प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 8 = 1। तो इसको लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लो। लिख दिया। नेक्स्ट लिखना है आपको, नेक्स्ट वाला पॉइंट लगाओ। एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन या परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। इसमें आपको क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास कैलकुलेशन आई है उसी को काम में लेना है। सबसे पहले क्या करना है, परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका, यानी अपने पास जो परमाणु की संख्या आई है वो परमाणु की संख्या कितनी आई, तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो परमाणु की संख्या आई वो तो कितनी आई आपके पास 1 आई, कितनी आई, इसके पीछे वाली प्रॉपर्टी से 1 आई, इंटू क्या हो जाएगा आयतन, और इंटू आयतन क्या होगा 4/3 πr³, क्या होगा 4/3 πr³, क्योंकि अपन किसकी बात करें, अपन बात करें किसमें, परमाणुओं का आयतन की। तो परमाणुओं के आयतन के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 πr³, यानी क्या होगा आपके पास, मान लिया कि आपके पास ये क्या है, अपने पास एक परमाणु किस फॉर्म में, गोलीय के फॉर्म में, तो उसका आयतन कितना होगा, गोले के फॉर्म में होगा, तो 4/3 πr³, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो ये आपका जो टोटल रिजल्ट देगा वो क्या देगा 4/3, और r जानते हो आप क्या होता है, यहाँ से r अपन निकाल सकते हो कि a/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई a³/8। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई a³/6, तो ये क्या आ जाएगा पाई a³/6। तो इसको लिख लो कि ये परमाणु का जो आयतन होगा प्रति एकक कोष्टिका में वो कितना होगा, परमाणु का आयतन की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या था आपके पास एकक कोष्टिका का आयतन था, यहाँ ये कितना था आपका a³, यहाँ पे कितना है परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका, यानी परमाणु का जो आयतन होता है वो प्रति एकक कोष्टिका में कितना पार्टिसिपेट करता है उसकी वैल्यू है, लिख लीजिए इसको भी। नेक्स्ट निकालना है अपन को संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक में भी यही प्रॉपर्टी काम में लेनी। देखो इसकी वैल्यू कितनी आई पाई a³/6, ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे निकालना है नेक्स्ट 6 नंबर का संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक होता है वो क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, पैकिंग फ्रैक्शन, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास परमाणु का या एक प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा इसके एकक कोष्टिका का आयतन, क्या होगा एकक कोष्टिका का आयतन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये कितना ये बाउंड यानी कितना ये बांधा हुआ रह सकता है। इसका फिजिकल मीनिंग यदि देखने जाए
तो ये होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके बांधे रहने की, ठीक है, ये टूटेगा नहीं आसानी से। तो प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना होगा, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन अपन ने निकाला है, कौन सा निकाला है, ये 5 नंबर का पॉइंट यही तो निकाला है। तो ये कितना है आपके पास, पाई a³/6, ठीक है। और अपन में क्या एकक कोष्टिका का आयतन, तो वो क्या हो जाएगा a³। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये इसके नीचे नहीं है, ये केवल यहाँ, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लेना कि पाई a³/6 अपन में क्या है a³। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई a³/6 a³। तो a³ से a³ कट जाएगा तो क्या आएगा, पाई/6। ये करोगे तो इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 0.52% आएगा। कितना आएगा, 0.52, 0.52, सॉरी ये 0.52 आएगा तो परसेंटेज नहीं आएगा। यदि परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा, 52%। यानी इसके बांधे रहने की क्षमता कितनी है, 52% है, ठीक है, इसको लिख दो। इसमें लिखो, नीचे एक लाइन लिखना कि सरल गणीय संरचना का संकुलन गुणांक, सरल गणीय संरचना का संकुलन गुणांक कम होने के कारण, सरल गणीय संरचना का संकुलन गुणांक कम होने के कारण यह संरचना लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर यानी शिथिलता संकुलित रहती है, यह संरचना शिथिलता संकुचित रहती है या संकुलित रहती है, यानी लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिख लो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश, क्या लिखोगे, सॉरी क्या लिखना है, अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश। 7वां पॉइंट लिख लो, अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश। तो देखो कोई भी क्यूब होता है उसकी भुजा कितने मान ली अपन ने, ए मान ली, तो उसको यदि मैं वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे बताओ, वेक्टर क्या लिखोगे, आई कैप, बताओ ए आई कैप लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। यदि मैं मूलभूत सदिश लिखना चाहूँ तो ए आई कैप, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी आई कैप, और सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी आई कैप, ठीक है, यही होगा आपके पास। तो इसको भी लिख लो आप, 7वां पॉइंट करके लिख लो, अभाज्य के कोष्टिका के मूलभूत सदिश, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट लिखो, अभाज्य कोष्टिका का आयतन, नेक्स्ट लिखो, अभाज्य कोष्टिका का आयतन, ये कितना होगा, देखो अभाज्य कोष्टिका को आयतन को हम लिखते हैं ओमेगा से, और ये होता है ए डॉट बी क्रॉस का सी होता है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, क्यूब है, तो क्यूब के लिए क्या आपके पास भुजा अलग अलग आएगी क्या, ए बी सी या एक ही आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि किसकी बात करें अपन, सिंपल क्यूबिक की बात करें। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए आई कैप आता, इसके लिए भी क्या आता, ए जे कैप आता, इसके लिए भी क्या आता, ए के कैप आता। तो सेम यही होगा, ए की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, ए आई कैप, बी की जगह क्या हो जाएगा, ए जे कैप, इंटू ये क्या हो जाएगा, ए के कैप, ठीक है, यही होगा आपके पास। तो ये क्या देगा टोटल, ए आई तो ऐसे का ऐसे, तो ए आई कैप ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो ये एक तो मैं बाहर ही ले लूँ, या फिर मैं जे का के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यानी आई जे के, जे का के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप,
और आप जानते हो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर और ए क्यूब, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, अभाज्य कोष्टिका का आयतन जो पहले भी निकाला था अपन ने, तो पहले एकक कोष्टिका का निकाला था, अब अभाज्य कोष्टिका है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यदि वेक्टर के बेस पे आयतन निकाले तो भी क्या आएगा आपका, ए क्यूब आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज बताई वो आपको सब याद रखनी है। इसकी समन्वय संख्या देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, जालक नियतांक कितना a = 2r, एकक कोष्टिका का आयतन कितना 8r क्यूब, क्योंकि इसका क्या होता है, आयतन होता है। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी, 1। परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका यानी 1 इंटू क्या करना है आपको, 4/3 πr क्यूब। तो ठीक है, ये आ जाएगा लगभग πa³/6। ठीक है, संकुलन गुणांक कितना 0.52, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट π/6 याद रखना, और इसको लिख सकते हो आप 0.52 या फिर कितना लिख सकते हो 52%। तो ये सब चीज जो देखो मैंने इसमें लिखी है वो क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इसका जो फंडामेंटल वेक्टर है a = ai, aj और ak, ये याद होना चाहिए, ये आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको क्या करने कंपलसरी याद रखनी है, क्योंकि इसके बिना इसके ऊपर हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है इसके बारे में कुछ फाइंड आउट करने को बोल दे, हो सकता है इसको कंपेयर करा दे किसी से, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इसको कर दीजिए और लिख दीजिए अच्छे से। तो 7 कितने पॉइंट हो गए आपके पास, समन्वय संख्या यानी जो एक परमाणु होता है उसके आसपास के जो परमाणु स्पर्श करते हैं उसकी संख्या, जालक नियतांक यानी एक भुजा जिसमें 2 परमाणु है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या टोटल मिला के 2r, एकक कोष्टिका का आयतन जानते हो, एक कोष्टिका की बात करके और सिंपल क्यूबिक लिया है तो उस कोष्टिका का आयतन कितना, a क्यूब। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या 8 पॉइंट होते हैं, वो कितने में साझेदारी करता है, 1/8वें हिस्से में, यानी कितना आएगा आंसर 1। परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका में कुछ नहीं किया, जो परमाणु की संख्या आई है उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया आयतन से, और संकुलन गुणांक आप निकाल सकते हो। अभाज्य कोष्टिका के वेक्टर है और अभाज्य कोष्टिका का आयतन है। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हटा दो इसे। तो ये क्या हो गई आपकी सिंपल क्यूबिक। अब आपका दूसरे में चेंज आएगा, यदि मैं बीसीसी की बात करूंगा तो चेंज किस में आएगा, जो आपके पास चेंज आएगा एक तो समन्वय संख्या में, एक जालक नियतांक में, बस इन 2 में चेंज आएगा। बाकी सब आप यदि इन 2 में चेंज निकाल दोगे तो बाकी तो सब आप निकाल सकते हो। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखे क्या कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को देखना है कौन सा, बीसीसी। चलिए अब दूसरा लगाइए आप, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना। दूसरा क्या लगाना है आपको, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना। देखो इस घनीय संरचना में क्या होगा, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना, इसको मैं बोल सकता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकता हूँ, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना, या फिर बोल सकता हूँ क्रिस्टल, तो बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी, शॉर्ट में इसे बोलेंगे बीसीसी। इतना आपको याद रखना है। अब देखो इसमें समन्वय संख्या की बात करें तो क्या होगा, जालक नियतांक की बात करें तो क्या होगा, इन चीजों को लिखना है। तो पहले इसमें लिख लेनी है कि इस रचना में एकक कोष्टिकाओं के 8 कोनों पर, इस रचना में एकक कोष्टिकाओं के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा एक अन्य परमाणु केंद्र में होता है। तो क्या माना मैंने, देखो जो बीसीसी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, पहले क्या था, सिंपल क्यूबिक था, आप बीसीसी ले रहे, उसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके पास कोई भी क्यूब है, क्या है क्यूब है, तो वो पहले भी मैंने बताया था आपको ये डायग्राम बना के कि इसमें 8 पॉइंट तो ये हो गए अपने पास। ठीक है, जो 8 कॉर्नर पे होते हैं ये 8 पॉइंट ये हो गई। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है,
8 पॉइंट ये हो गए, और इसके बीच में क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें जो परमाणु की संख्या होगी वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी, वो स्पर्श कहाँ करेगी, वो स्पर्श करेगी, ये जो 8 परमाणु है ये स्पर्श करेंगे किसको, इस जो सेंटर वाले हैं इसको। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। तो इसकी यदि मैं समन्वय संख्या की बात करूं तब तो कितनी हो जाएगी, 8। यदि मैं इसकी जालक नियतांक की बात करूं यानी ए की बात करूं तो देखो डायग्राम में मैंने बनाया है, ये क्या बना लिया मैंने, कोई भी एक साइड की डायग्राम के लिए अलग से बनाया मैंने व्याख्या करने के लिए, जालक नियतांक निकालने के लिए, कि आपके पास कोई बीच में जो सेंटर का जो बड़ा परमाणु होता है वो था ही, यानी जो ये मान लिया कि ये एक बॉडी सेंटर का परमाणु हो जिसकी त्रिज्या कितनी है, टोटल इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, देखो मैंने यहाँ लिखा है अलग से कि 2r है, और इसके पास में जो ये वाला जालक बिंदु और ये वाला जालक बिंदु इसका स्पर्श करेगा परमाणु, तो इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r, ये भी कितनी हो जाएगी 2r, टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 4r। क्या मैं इसको चित्र की ज्यामिति से ऐसे लिख सकता हूँ क्या कैसे कि df स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, क्या लिखो, देखो df स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, देख कण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो ये आधार कण हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार को मैं कितना लिखूंगा, de स्क्वायर, कितना लिखूंगा de स्क्वायर। आप कहोगे कि सर ये आधार थोड़ी है, ये तो ये भुजा ऐसे, ये भुजा ऐसे, बट इसको एक बार अपन कैलकुलेशन के लिए क्या मान लें, इसको पूरे को ट्राइंगल मान लें, df और d, ठीक है, d f या मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा क्या मान रहे अपन, एक ट्राइंगल मान रहे हैं। इसको मैं कोई नहीं, ये भुजा a है आपकी, ये भी कितनी है a, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका ef स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर, अब ये d ही है, ये दो भाग से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ef भी कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके यहाँ 3a स्क्वायर, ठीक है। ये 3a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास df स्क्वायर, तो df स्क्वायर कितना है आपके पास 4r है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 4r का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, यदि a की वैल्यू निकालनी है तो a की आप निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 16r स्क्वायर अपॉन में 3, ये हटेगा तो ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो देखो 16 का तो कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा r अपॉन में क्या हो जाएगा √3, यानी जो a की वैल्यू होगी वो तो क्या होगी 4r बाय √3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। यदि आपको क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो r निकालना है तो r यदि यहाँ पे रहेगा तो ये क्या आ जाएगा √3/a और अपॉन में 4, ये आएगी। यानी r की यदि वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर और 4 नीचे, यानी √3a/4। तो अपने पास क्या निकल गया, ये देखो जो जालक नियतांक का था वो कितना निकला, a इज इक्वल टू तो निकला 4r अपॉन में √3। यदि आपको रेडियस काम में लेनी है तो r की जगह क्या करोगे, ये वाली टर्म इधर भेज दोगे। डायग्राम समझ में आ गया। ये वाला मैंने जो ये वाला लेंथ था इसको मैंने अलग से बना दिया। देखो ये एक बड़ा परमाणु ले लिया जिसकी रेडियस कितनी 2r, ठीक है। ये वाला r, ये पास का टच करने वाला, ये इसके पास टच करने वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r, ये r ये और r ये, तो ये कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू √3/4। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए समन्वय संख्या, और उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिए कि अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में कोनों पर स्थित परमाणु आपस में अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में कोनों पर स्थित परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में कोनों पर स्थित परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते, बल्कि ये सभी केंद्र पर स्थित परमाणुओं से स्पर्श करते हैं। अतः केंद्रीय घनीय संरचना की समन्वय संख्या 8 होगी। केंद्रीय घनीय संरचना की समन्वय संख्या 8 होगी। दूसरा लिखो बी पॉइंट जालक नियतांक। यदि BCC एकक कोष्टिका का जालक नियतांक a है तो BCC कोष्टिका का जालक नियतांक स्मॉल a है तो, अब ये वाला डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दो, जो मैंने लिखा है वो लिख लो।
जो मैंने लिखा है वो लिख लो, मैं इंक डाल देता हूँ जितने। लिख दिया? बताओ लिख दिया? चले आगे। लिख दिया हो तो अब देखो, अब 2 पॉइंट हो गए अपने पास, जालक नियतांक हो गया, समन्वय संख्या हो गई। अब आपको क्या निकालना है? थर्ड निकालना है, एकक कोष्टिका का आयतन। तो देखो एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकलेगा? पहले निकाला तो वहां से जानते हो कि एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकलेगा। बताओ एकक कोष्टिका का आयतन, यानी अपन कौन सा निकाल रहे? थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकलेगा? वो अपन जानते हैं कि वो आयतन किसके होता है? v इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। यही तो होता है, पहले भी निकाला अपन ने। v इज इक्वल टू कितना होता है? ए क्यूब। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई? 4r/3। हम जानते हैं कि यहाँ पे a कितना है? 4r/√3। तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 4r/√3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी 4 का क्यूब कितना होगा? 64। r का r क्यूब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3/√3। यही तो होगा। इसका क्यूब करोगे तो √3 3 बार, तो 2 3 से तो क्या बन जाएगा? 3 और 1 √3। यानी v इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास? 64 r³ 3/√3। ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ किसकी? नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। तो देखो ये संख्या कितनी होगी? यदि प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला? जो क्यूब होगा उसके 8 तो कॉर्नर पर पॉइंट होंगे और एक का होगा सेंटर पर। यानी जो 8 पॉइंट है वो तो किसमें हिस्सेदारी निभाएंगे? अपने पास 1/8 में, प्लस 1 का होगा सेंटर पर। तो 8 से 8 कट के ये टोटल कितना देगा? 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ये क्या नेक्स्ट निकालना है अपन को? क्या 5 नंबर परमाणु का आयतन। पांचवा निकालना है अपन को परमाणुओं का आयतन। क्या निकालना है आपको? देखो 5 नंबर का क्या निकालना है अपन को? परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। देखो यदि एक समझ में आ गया फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो निकालना, क्या ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड पॉइंट है, ये यदि आपका निकल गया तो सब निकाल दोगे आप। परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका क्या होता है? देखो मैंने बोला था कि परमाणु की संख्या, यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी आ रही है? 2 इंटू में क्या होता है? 4/3 πr³। और r की वैल्यू आपको पता है कि r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास? ये r की वैल्यू थी, यानी r की वैल्यू यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे r मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना हो गया? √3/a/4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई ऐसे का ऐसे r³ का क्या हो जाएगा? 3√3 a³/64। यही होगा। 8 से कटेगा तो ये 8 बार, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये 3 से कटेगा 3 बार, यानी π√3/8। और ये क्या हो जाएगा? a³। ये क्या आएगा? परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। तो ये हो जाएगा परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। ठीक है। अब यदि मैं संकुलन गुणांक की बात करूं तो बताओ क्या आएगा? संकुलन गुणांक
पैकिंग फ्रैक्शन ये मैंने क्या बताया था कि प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या परमाणुओं का आयतन में ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे क्या आया था, थर्ड वाला पॉइंट, यानी परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका, यानी प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन। तो मैं डायरेक्ट ही लिख लूँ, फॉर्मूला ना लिख के फॉर्मूला आप लिख लेना, परमाणुओं का आयतन या प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन अपॉन में क्या आएगा, एकक कोष्टिका का आयतन। तो ये हो जाएगा देखो पाई √3 a³ अपॉन में 8 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास ये 64 r³, 64 क्या आ जाएगा r³। अब इसमें भी अपन को r की वैल्यू रखनी होगी, यानी अपन क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू रखे तो वही जो अपन ने निकाली थी। एक बार ये लिखो, फिर ये बोर्ड पे आएगा नहीं, ये 3 पॉइंट लिखो, फिर अपन संकुलन गुणांक निकालते हैं। लिख दिया, चले आगे। तो ये कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 5 हो गए। अब बार बार थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने थ्योरी लिखा दी, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इनको फॉर्मूला बना के, ठीक है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, संकुलन गुणांक की। तो देखो 6 नंबर का जो संकुलन गुणांक है वो क्या आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा अपने पास एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, क्या आ जाएगा, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपके पास एकक कोष्टिका का आयतन, और एकक कोष्टिका का आयतन क्यूब के लिए जानते हो, भुजा घन के लिए कितना होता है a³, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन तो हो जाएगा पाई √3 a³/8, और अपॉन में जो a³ एकक कोष्टिका का आयतन क्या होगा यहाँ पे a³ से a³ कैंसिल आउट होके ये क्या देगा, पाई √3/8, यानी ये लेगा लगभग 0.62, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ 62%। यानी ये पहले वाले से क्या होगा, थोड़ा सा लूजली बाउंड नहीं होगा, थोड़ा सा कठोर बाउंड होगा। जो पिछली वाला था वहाँ 52% आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है 62 आ रहा है। तो इसको लिख दीजिए। यदि मैं इसके मूलभूत वेक्टर लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, मूलभूत सदिश, 7वां पॉइंट लिख लो इसमें, मूलभूत सदिश। तो मूलभूत सदिश लिखने के लिए क्या होगा, देखो यदि मैं ए वेक्टर की बात करता हूँ तो वो आएगा a/2 i + j और माइनस के, ये आपको याद रखना होगा। यदि a का लेते हैं तो k माइनस में आएगा, यदि b का लेते हैं तो a/2 i + j + k, ठीक है। यदि c का लेते हैं तो आएगा आपके पास a/2 i - j + k, ये आपको लिखना है। यानी देखो सभी पॉइंट अपन ने निकाल लिए,
समन्वय संख्या निकाल ली, जालक नियतांक निकाल लिया, एकक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, परमाणु का आयतन और संकुलन गुणांक और मूलभूत सदिश। यदि इसकी मैं आयतन की बात करूं, जो अपने पास जो आयतन लिखा था ओमेगा, 8वां पॉइंट क्या था आपके पास, अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या था, अभाज्य कोष्टिका का आयतन, जिसको किससे लिखा था आपने, ओमेगा से। ये क्या था आपके पास, ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी था। तो यही करना है आपको। देखो ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी था, तो ए क्या आ जाएगा आपके पास, a/2। देखो यहाँ पे ए क्यों लिया, क्योंकि घन है। घन के लिए बात करें, मैंने पहले लिखा था, टॉपिक क्या था, अंतः केंद्रित घनीय संरचना। तो घन के लिए क्या आ जाएगा, भुजा तीनों इक्वल आएगी, तो ये a/2 और i प्लस जे माइनस का k। ऐसे ही बी का करोगे तो बी क्या आ जाएगा आपके पास, a/2 और माइनस i प्लस जे प्लस के। और ऐसे ही सी का करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a/2 और ये आ जाएगा i माइनस जे प्लस के। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ, सॉल्व करने पर ये क्या आना चाहिए बताओ। यदि ये इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो a/2 तीनों में आ रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो क्या हो जाएगा a/2 और जो ये i j के का आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये टोटल होके क्या आ जाएगा, कट कटा के 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य कोष्टिका का आयतन। तो ये इसमें सभी पॉइंट हो गए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखिए इसको जल्दी। लिख दिया। चले आगे, नेक्स्ट लिखिए अपन थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन सा, FCC। थर्ड की बात करते हैं, कौन सा, FCC। तो थर्ड लिखिए फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना, यानी इसको लिखूंगा मैं FCC। क्या लिखूंगा, FCC। इसमें क्या होता है आपके पास, देखो FCC होता है, उसमें क्या होगा, 8 पॉइंट तो क्या होंगे आपके कॉर्नर पे होंगे। फिर आपके पास जो 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर भी क्या होगा आपके पास, एक सेंटर पॉइंट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि देखो इसमें इस टाइप से होंगे आपके पास, ये वाला कोई घन होगा,
इसमें क्या होंगे 8 पॉइंट, तो ये पहले से ही है, आपको भी पता है, ये तो हर में होंगे ये 8 पॉइंट तो ये हो गए, यानी इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू कितने में निभाएगा साझेदारी 8 में, ठीक है। अब प्लस जहाँ पे बॉडी सेंटर्ड आ रहा था वहाँ 1 ले रहे थे, सिंपल क्यूब था, इसके अलावा कुछ नहीं लेते थे। एफसीसी में क्या लेना है, यहाँ पे 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। यदि ये 6 फलक है तो मान लिया ये तो क्या आपकी एक कोष्टिका है, यदि इसके पास में जस्ट और क्या होगा, इस सेम इसकी ऐसे की ऐसी कोष्टिका होगी, यानी किसी क्रिस्टल में देखा जाए तो इस पॉइंट की साझेदारी कितनी हुई बताओ, इस पॉइंट की साझेदारी कितनी हुई, ये 1 पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी साझेदारी यानी जो 6 पॉइंट होंगे, टोटल पॉइंट कितने होंगे, 6 फलक पर 6 पॉइंट होंगे, और वो किसमें साझेदारी निभाएंगे, 2 हिस्सों में, एक तो इस साइड वाला, एक उस साइड वाला, यानी ये कितने में साझेदारी निभाएंगे, 2 में, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 4। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो कौन सा प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 4। कैसे निकलेगी, 8 कॉर्नर वाले पॉइंट जो 1/8 में साझेदारी करते हैं, और 6 फलक वाले पॉइंट जो 1/2 में साझेदारी करते हैं, क्योंकि ये फलक है, मान लिया कि ये फलक है और ये 2 क्रिस्टल है, तो इसमें फलक पर तो दोनों में होंगे, अब ये इसमें भी काम करेगा और ये इसमें भी काम करेगा, यानी 2 में साझेदारी करेगा एक ही पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए आप फलक केंद्रित गणीय संरचना में, पहले लिखिए कि फलक केंद्रित गणीय क्रिस्टल के एकक कोष्टिका के फलक केंद्रित गणीय क्रिस्टल के एकक कोष्टिका के 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा 6 फलकों के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा 6 फलकों के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है, तथा 6 फलकों पर के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। फर्स्ट लगाइए इसमें समन्वय संख्या और लिखिए, फर्स्ट लगाइए समन्वय संख्या, इसमें लिखिए फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु 2 कोष्टिकाओं में, फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु 2 कोष्टिकाओं में उभयनिष्ठ होता है। फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु 2 कोष्टिकाओं में उभयनिष्ठ होता है तथा इससे स्पर्श करते हुए परमाणु की संख्या 12 होती है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 12 होगी। फिर नेक्स्ट लगाइए आप दूसरा जालक नियतांक, दूसरा लगाइए आप जालक नियतांक। देखो जो पहले डायग्राम बनाया था सेम वही है, बाकी इसमें चेंज किया है। वहाँ पे जो क्यूब के लिए 3 भुजा ले रहे थे अपने पास, ए और एक ए ऐसे आ रही थी और एक ए ऐसे आ रही थी, वो यहाँ पे नहीं आएगी, बाकी सब कुछ वही आएगा। यदि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा ABE, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कौन सा पॉइंट निकाल रहे अपन, जालक नियतांक। ठीक है, जालक नियतांक क्या है आपका A। मान लेना कि FCC या फलक केंद्रित का जालक नियतांक A है, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AE, तो ऐसे का ऐसे, सॉरी AE कितना है आपके पास 4R है, तो ये तो 4R रख देंगे। AB कितना है आपके पास A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4R स्क्वायर। A स्क्वायर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर अपॉन में 2, यही आएगा। जब इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट, तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन में अंडर रूट 2, यही आएगा आपके पास।
ये क्या आ जाएगा आपका जालक नियतांक। फिर मुझे क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट निकालना है। थर्ड क्या है, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है आप जानते हो, ए क्यूब होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब की जगह 4r अपॉन में √2, इसको डिनोट करते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा आपका 64 r³ 2 √2। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 3 2r³ अपॉन में √2, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी। यानी एकक कोष्टिका का आयतन, और एकक कोष्टिका का आयतन हम जानते हैं ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब की वैल्यू रख दी तो कितना हो जाएगा 64 r³ अपॉन में 2 √2। लिख दीजिए दोनों पॉइंट। फोर्थ वाला भी लिख लो। देखो फोर्थ कैसे लिखोगे, फोर्थ तो जो मैंने पहले बता ही दिया, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। तो ये प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि 8 साझेदारी तो ये करेंगे, प्लस जो 6 होंगे केंद्र पर वो 2 हिस्सों में साझेदारी करेंगे। 8 से 8 कट गया 1, तो ये कितना आएगा 1 + 3 = कितने आ जाएगा, टोटल 4। तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट लिख लो, जालक नियतांक लिख लो, एकक कोष्टिका का आयतन लिख दो, और प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या लिख दो। ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है, ये वाला। ये इसको जो, यदि मैं सेंटर में फलक की बात करूं तो ये यहाँ पे फलक का होगा, ठीक है। आपको तो केवल इसमें याद क्या रखना है, जो ए की वैल्यू निकली है तीनों में वो चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। यदि ए ही आपको याद रह जाता है तो बाकी तो आप सब कुछ निकाल ही दोगे, और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यदि यहाँ से आपको यदि r निकालना है तो r क्या लिखोगे, r = क्या आ जाएगा, √2a अपॉन में 4, यही आएगा। तो इसको भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट निकालें। नेक्स्ट क्या निकालना है अपन को, परमाणु का आयतन। 5वां पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए। पांचवा पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो 5वां पॉइंट क्या होगा आपके पास, क्या निकालना है, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन। प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, ठीक है। जब ये वाला निकालना है कि प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कैसे, परमाणु के आयतन की बात करें, ये निकाल लिया तो मैं क्या करूंगा, परमाणु की संख्या वो कितनी आई, 4 × 4/3 πr³, यही करता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 16/3 पाई, ऐसे का ऐसे। r³ की वैल्यू है √2a अपॉन में कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। इसको जब मैं लिखूंगा तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 16/3 पाई √2 का क्यूब है, यानी ये क्या हो जाएगा 2√2a³ अपॉन में कितना हो जाएगा 64, यही होगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये कटेगा तो 2, यानी मैं लिख सकता हूँ ये आपका क्या आएगा पाई √2a³ अपॉन में कितना आ जाएगा 6, क्या आएगा पाई √2a³/6। हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
पांचवा। अब नेक्स्ट यदि निकालना है मुझे क्या, संकुलन गुणांक, क्या निकालना है, संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक तो आप लिख ही सकते हो, ये तो हटा दो, बाकी तो सब। संकुलन गुणांक निकालना है तो देखो संकुलन गुणांक क्या आएगा आपके पास, संकुलन गुणांक आएगा वही ये प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन। तो प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन कितना, ए क्यूब। एकक कोष्टिका का आयतन कितना, ए क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई √2 अपॉन में 6 ए क्यूब, और इसका क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होकर क्या आएगा, पाई √2 अपॉन में 6। जो वैल्यू कितनी देगा, जो वैल्यू देगा अपन को 0.72 या सॉरी 0.74। तो ये देगा 0.74% या फिर क्या लिखोगे आप, 74%। तो ये सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि जो ज़्यादा बाउंडेशन में होगा वो कौन सा होगा, ज़्यादा कठोर रूप से बांधा हुआ होगा वो कौन सा होगा, आपका FCC होगा। क्योंकि सिंपल क्यूबिक का कितना आया था, 52, फिर कितना आया था 62, इसका कितना आया था 74। जो BCC निकाला उसका मैंने 680 लिखाया था या 62 लिखाया था, ये ध्यान देना। जो इसके पहले वाला था अपन ने BCC निकाला, उसका जो संकुलन गुणांक आएगा 0.68 आएगा। इसको सॉल्व करके देखना आप, ठीक है। और ये आएगा 0.74। लिख दिया, चले आगे। यदि इसके मूलभूत सदिश लिखता हूं तो यदि मैं इसका क्या लिखता हूं, मूलभूत सदिश, मूलभूत सदिश कौन सा पॉइंट, 7 नंबर का। तो वो क्या होगा आपका, A = A/2 i कैप प्लस का j कैप, B = A/2 j कैप प्लस का k कैप, और C = A/2 i कैप प्लस का k कैप। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका भी यदि मैं अभाज्य कोष्टिका का आयतन लिखूँ तो क्या आएगा, अभाज्य कोष्टिका का आयतन ये आ जाएगा आपके पास क्या, वही V = AB वेक्टर इंटू C वेक्टर, ठीक है। इसको आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा शायद मेरे अकॉर्डिंग A³/4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपके तीनों सभी पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले SCC देखा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट देख लिए। सेकंड क्या देखा आपने, BCC स्ट्रक्चर, जिसके 8 पॉइंट थे वो भी देख लिए। और थर्ड क्या था आपके पास, FCC। एक आपके पास होता है हेक्सागोनल यानी HCC, जिसे बोलते हैं HCC, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, जो आपके पास FCC होता है उसी से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसा FCC होगा वही प्रॉपर्टी सेम क्या देगा, HCC देगा। इसलिए मैं इसको अलग से नहीं करवा रहा, ये इसी के अंदर समझना। अपन एक टेबल बनाएंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 8 पॉइंट हो गए। क्या मैं इसको 8 पॉइंट को एक बार एक टेबल बना के लिख सकता हूँ क्या, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। लिख दूं एक टेबल बना के,
सॉरी लाइट चली गई इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा दिखने में आपको ब्लर दिखे, पर कोई बात नहीं। अपन इसको टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। अपन ने तीनों पॉइंट तो कवर कर दिए थे, जिसमें एससीसी, बीसीसी और एफसीसी कवर कर दिया था। अब अपने पास देखो जो टेबल है, टेबल को मैंने बना दिया आपके सामने। तो आपको इस टेबल को क्या करना है, आपको दिमाग में कंटेस्ट बैठाना है, यानी याद करना है। इस टेबल में आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको याद रखोगे तो आप बाकी चीज़ें तो आप और भी निकाल सकते हो। तो देखो मैंने तीनों का, सबसे पहले एससीसी था, सिंपल क्यूबिक था, उसके बारे में डिटेल लिख ली। फिर बीसीसी लिखा है, फिर एफएफसी लिखा है, फिर एचसीसी लिखा है, यानी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन सी, एकक कोष्टिका का आयतन। किसकी बात करता हूँ, एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन होगा वो क्या होगा, देखो ये मैंने लिखा है क्या, एकक कोष्टिका का आयतन। तो सब में क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, इसमें केवल चेंज होगा ए क्यूब 3/√2। वैसे जो अपने सिलेबस में है ये तीनों ही है, ये तीन है अपने पास, ये इतना नहीं आता, कभी कभार पूछ ले तो बात अलग है, बाकी यही पूछा जाएगा तो डेरिवेशन में। एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या आप जानते हो, समन्वय संख्या कितनी थी, सॉरी एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या ये, तो एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या 21 मैंने क्या बताई थी, 8 × 1/8, तो 1 आ जाएगा। 8 × 1/8 प्लस का 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 8 × 1/8 प्लस का 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4, और इसमें कितना होगा हेक्सागोनल में 6। समन्वय संख्या की बात करें तो इसमें 6 परमाणु टच करते हैं, इसमें 8 करते हैं, इसमें 12 करते हैं और इसमें 12 करते हैं। त्रिज्या मैंने आपको तीनों में निकाल के बताई है, कैसे निकाली थी, a/2 आया था, a = 2r से। यहाँ पे क्या निकाला था अपन ने, जो अपने पास एक ट्राइंगल लिया था इस टाइप का, इसमें इस टाइप से ये डायग्राम था, तो ये 4r था, तो मैंने क्या किया था, 4r² क्या किया था, a² और a², तो ये टोटल ऐसे लिया था 3a²। यहाँ से आपने वैल्यू निकाली थी कितनी, a√3/4, तो यहाँ से आपने r की वैल्यू आएगी क्या, a√3/4, एफसीसी की आएगी a√2/4। अब एफसीसी में क्या था, केवल यहाँ पे 2a आया था, वहाँ पे क्या आया था 3 आया था। इतनी सी थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा के करोगे तो आप नहीं याद भी नहीं रखोगे तो आप निकाल भी सकते हो आराम से, ठीक है, कि कैसे क्या किया था। एकक परमाणु में आयतन निकालना है, आयतन कैसे निकाल देते हैं अपन, वही कि जिसमें परमाणु की संख्या × 4/3 πr³, तो उससे क्या आएगा, इसका πa³/6 √3 πa³/8 √πa³/6, और ये आ जाएगा। संकुलन गुणांक निकाल दिया अपन ने 5, 2, 6, 8 और 7, 4, तो सबसे ज्यादा संकुलित होगा वो कौन सा होगा, 74 होगा, यानी ये क्या हो सकता है आपका संकुलित गुणांक, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा प्रायिकता रखने वाला। अभाज्य कोष्टिका का आयतन ये भी आप निकाल चुके हो, जो मूलभूत वेक्टर लिखे उसमें आयतन लिखा है अपन ने, जो a³ आएगा वो a³/2 आएगा, a³/2 और a³/4 आएगा, और ये इसके एग्जाम्पल लिखे। तो यही आपके क्या है, चारों तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और हेक्सागोनल। तो देखो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखनी है आपको, ये तो आपको निकालना आ गया कि इसमें क्या होता है, एक ही होता है, 8 कॉर्नर पर 8 में साझेदारी करता है, यानी 8 × 1/8, ठीक है। ये क्या है, 2 यानी 8 × 1/8 प्लस का क्या आता है 1, क्योंकि एक बॉडी सेंटर में भी उपस्थित है। ये क्या है 8 × 1/8 प्लस का 6 × 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये 6, तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी इसमें देखो समन्वय संख्या याद रखने जैसी है, कभी कभार पूछे तो बात अलग है। मेन इसमें ये 3 चीज आप इंपॉर्टेंट है, ये त्रिज्या, यदि आप ये त्रिज्या याद रखोगे तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। यदि यही नहीं याद नहीं रख पाओगे तो मुश्किल है, यानी ये त्रिज्या याद होगी तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और इसके आगे वाली जितने भी टर्म है वो सब कुछ क्या कर सकते हो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कब, जब आपको पास ये रेडियस याद है तो, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तो ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। वैसे ये टेबल आपको बुक में भी मिल जाएगी, आपके पास बुक में भी बनी हुई है, यदि यहाँ से न बनाओ तो बुक से भी बना सकते हो, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में इन टेबलों से रिलेटेड जितनी भी ये टेबल आती है कंपैरिजन की, उससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है
कि सीधा सा पूछ लेता है कि बताइए कि एफसीसी में उसकी चालक नियतांक या त्रिज्या कितनी होती है या उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, इस टाइप से। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।